नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रोशन बैच के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपसे मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास 1 में कंपनी शासन की जो रूपरेखा है, पृष्ठभूमि है, अंग्रेजों का जो भारत में आगमन है और साथ में बंगाल प्रांत में जो भी गतिविधियां हुई उनके बारे में हमने चर्चा किया। और आज हम कंपनी शासन को आगे बढ़ाएंगे और आज का जो क्लास रहेगा उसमें हम 1773 से लेकर 1858 का जो भारत का इतिहास रहा है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको हम कवर करेंगे। साथ में बीपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आपसे इन टॉपिक से पूछे गए हैं उनको भी इस क्लास में हम कवर करते हुए चलेंगे। आप ये क्लास देख रहे हैं जो कि क्लास 1 ही है और इसका पार्ट 2 आपके सामने है। कल पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि कल क्लास बड़ी हो रही थी, इस वजह से हमने इसको पार्ट 2 में कर दिया है। कल की क्लास आप सभी अभ्यर्थी अगर नहीं देखें तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप अगर वो क्लास देख लेंगे तभी आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कंपनी शासन का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारे तरफ से रोशन बैच लॉन्च किया गया है और चूंकि हमारे द्वारा लॉन्च किया गया यह पहला बैच है, इसलिए हम मात्र 199 रुपये में आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी पीआरटी के हैं, 6 से 8 एसएसटी के हैं और साथ में 6 से 12 जीएस जो 40 अंक का होता है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से हमसे बात कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में क्वेरी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इसी वजह से हमने आपको नंबर दिया है। चलिए, अब क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बार आपको वापस से कल का जो रिकैप है, जो कल हमने क्लास में चर्चा किया था, उसको हम वापस से कर लेते हैं ताकि आप सभी को याद आ जाए। सबसे पहले हमने बात किया था 31 दिसंबर 1600 की घटना को। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शाही चार्टर के द्वारा अनुमति दी गई 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करके कि अब आप जाइए भारत में व्यापार कीजिए। जब स्थापना होती है तब मुगल साम्राज्य ही भारत में चल रहा था और मुगल सम्राट उस समय जो थे, जब स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो अकबर थे जो कि सबसे महान शासक थे। इसको हमने आपको याद करने का तरीका भी कल बताया था। फिर बात करते हैं, कंपनी जो है काफ़ी समय तक बंगाल जो प्रांत है, जिसके बारे में कल हमने डिटेल में चर्चा किया था, बंगाल प्रांत एक बार फिर से बता देते हैं, जिसमें आज का पूरा जो बंगाल है वो आता है, आज का जो बांग्लादेश आता है वो पूरा उसमें आता है, उस समय आता था। इसके अलावा बिहार, झारखंड और साथ में उड़ीसा, और आप थोड़ा सा इधर जाएंगे पूरब में तो असम और त्रिपुरा, ये मुख्य रूप से राज्य थे, छोटे छोटे बड़े बड़े, जो इस बंगाल प्रांत के अंतर्गत थे। बंगाल प्रांत सबसे बड़ा प्रांत था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 में आने के बाद आगे चलकर उसकी जो सारी जो गतिविधियां थी व्यापार की, वो ज़्यादातर जो केंद्रित हो गई वो बंगाल प्रांत में। अब बंगाल प्रांत में हमने आपसे बात किया था कि बंगाल प्रांत में 1733 में एक घटना होती है। 1733 में जो बंगाल के तत्कालीन नवाब रहते हैं मोहम्मद शुजाउद्दीन खान, उन्होंने क्या किया, 1733 में बिहार राज्य जो था, बिहार का जो क्षेत्र था उसको बंगाल में मर्जर कर दिया, यानी बंगाल प्रांत में बिहार को मिला दिया 1733 में। इसके बाद आगे चलकर 1740 में से लेकर 1756 तक अलीवर्दी खान बंगाल के गवर्नर रहते हैं और बंगाल के गवर्नर रहने के बाद जब इनका देहांत होता है तो मरने से पहले अपना जो उत्तराधिकार है, ये जो है अपनी सबसे छोटी बेटी का जो बेटा रहता है जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको देकर जाते हैं। सिराजुद्दौला जो है शॉर्ट टेम्पर्ड था, ये छोटी छोटी बात पर गुस्सा इसको ज़्यादा आता था, कुल मिलाकर धैर्य से काम नहीं करता था। इसका सामना होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो कि बंगाल प्रांत में ही काम कर रही थी। बंगाल प्रांत में कलकत्ता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना व्यापार कर रही थी। व्यापार के साथ में फोर्ट विलियम नाम से एक किले का निर्माण भी कर रखा था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और फोर्ट विलियम में सारी गतिविधियां करती थी। जब सिराज ने गद्दी संभाली 21 वर्ष की उम्र में, तो उसने अपनी जो मौसी थी घसीटी बेगम, उनके साथ में, और उनका जो बेटा था शौकत जंग, यानी अपने जो मौसेरा भाई है शौकत जंग, और साथ में उनके जो सेनापति था मीर जाफर, उन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ में एक विद्रोह किया जिसको नवाब सिराजुद्दौला ने सफलतापूर्वक दबा दिया। अब नवाब ने क्या किया कि नवाब ने एक आदेश दिया कि जितने भी जो है कंपनियां काम कर रही हैं बंगाल में,
आप सभी को अपना जो किलाबंदी है, जैसे कि फोर्ट विलियम से किलाबंदी कर रखा था, फोर्ट विलियम बनाकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो सिराज ने बोला कि आप इसको अब हटा दीजिए, अब आप यहाँ पर किलाबंदी नहीं कर सकते हैं, आप छोटी मोटी जो भी आप सेना रखते हैं ये सब नहीं रख सकते, आप व्यापार करने आए तो चुपचाप आप व्यापार कीजिए। पुर्तगाली और डच ने बात मान लिया, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, जिसको हम EIC से डिनोट करेंगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब मना कर दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में टकराव होगा। अब ये जो टकराव था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में, ये एक घटना में परिवर्तित होता है 20 जून की घटना में। और 20 जून 1756 को एक बड़ी घटना होती है जब सिराजुद्दौला अपनी सेना लेकर जाता है और फोर्ट विलियम पर अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता है। फोर्ट विलियम पर कब्जा हो जाता है सिराजुद्दौला का। फोर्ट विलियम में जो है लगभग 146 लोग बंदी भी बनाए जाते हैं, कैदी भी बनाए जाते हैं, और इन 146 लोग को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां पर सांस लेने भर का जगह नहीं था, और दम घुटने से इसमें से 123 लोग मारे जाते हैं, मात्र 23 लोग बचते हैं। और इस 20 जून की रात को जो घटना होती है, 20 जून 1756 की रात को, इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजिडी बोलते हैं। तो ब्लैक होल ट्रेजिडी के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कल हमने आपसे चर्चा किया था। अब 20 जून 1756 को ये घटना होती है। उसके बाद फिर मद्रास प्रेसिडेंसी से हमने आपसे कल चर्चा किया था कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी रहती है वहाँ से लॉर्ड क्लाइव आते हैं। लॉर्ड क्लाइव अपने साथ में, उस समय लॉर्ड नहीं रहते हैं, और क्लाइव आते हैं। क्लाइव पहुँचते हैं और अपनी सेना लेकर, अंग्रेजी सेना लेकर, क्लाइव जो है अपना मजबूती से वापस से फोर्ट विलियम को पा लेते हैं, यानी फोर्ट विलियम पर वापस से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। अब क्या होता है, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध भागीरथी, जो कि हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी हुगली नदी के किनारे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। इसमें चालाकी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी नवाब के विरोधी रहते हैं, जैसे कि उसका सेनापति रहता है मीर जाफर, उसको अपनी तरफ कर लेते हैं, और जितने भी प्रभावशाली लोग रहते हैं उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। तो इसलिए प्लासी का जो युद्ध रहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक औपचारिक मात्र रह जाता है, और बहुत आराम से नवाब की 50,000 की विशालकाय सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है। उसके बाद फिर 1764 में हमने बात किया था बक्सर युद्ध का। 1764 में जब बक्सर युद्ध हो जाता है, बक्सर युद्ध के समय हमने आपसे बताया था कि मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद था, मीर कासिम अपने साथ में जो है मुग़ल सम्राट को भी ले आता है, और साथ में अवध के जो नवाब हैं उनको भी ले आता है। तीनों की संयुक्त सेना लड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत बड़ी जीत मिलती है, जो कि निर्णायक भी रहती है। अब 1764 के युद्ध में जब जीत मिल जाती है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है, यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। इसके बाद फिर लॉर्ड क्लाइव को वापस से बुला लिया जाता है। लॉर्ड क्लाइव 1765 से 72 के मध्य वापस जो है आते हैं, और 1765 से 72 के मध्य एक नई प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं शासन की, जिसे द्विशासन के नाम से जाना जाता है। बंगाल में द्विशासन को जनक कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव द्विशासन स्टार्ट करते जो कि 1765 से 72 तक चलता है। लॉर्ड क्लाइव 1765 से 67 तक दोबारा से गवर्नर बनते हैं बंगाल प्रांत के। उसके बाद फिर 1772 में आते हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर बनते हैं, अंतिम गवर्नर बनते हैं 1772 में, और इनको भेजा ही इसीलिए जाता है कि अब कंपनी अब खुद से शासन करेगी, नवाब की जरूरत नहीं है। 1765 से 72 वाले सेशन के बारे में हमने आपसे कल बात भी किया था कि उस समय में जो द्विशासन था उसमें नवाब को कठपुतली बनाकर काम चला रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन अब नवाब की जरूरत नहीं है। अब जो सारा शासन प्रशासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद से देखेगी। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर बनते हैं तो ये क्या करते हैं, जो द्विशासन का व्यवस्था था इसको समाप्त कर देते हैं। और जब द्विशासन का व्यवस्था समाप्त कर देते हैं तो जो नायब दीवान नियुक्त किए गए थे मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, और बिहार के लिए जो किए गए थे राजा सीतब राय, इनको हटा दिया जाता है पद से। और इसके बाद फिर कहानी स्टार्ट होती है
कंपनी के शासन की, जो कि हमारा टॉपिक है। तो कंपनी शासन 1773 से 58 तक। कल हमने आपसे 1 घंटे में चर्चा किया था, आज हमने आपको महज 10 मिनट में आपको रिकैप करा दिया, रिवाइज करा दिया। यही तरीका होता है। और सबसे जो जरूरी बात है, आप सभी अभ्यर्थी जो भी नए जुड़े हैं, आप सभी को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। एक बार जब आप हमारी क्लासेस के साथ में एडजस्ट कर लेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम अपनी तरफ से गाइड करते रहेंगे। किसी को कोई भी दिक्कत हो, जो भी अभ्यर्थी हमारे रोशन बैच में जुड़े हुए हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कोई समस्या आए तो। आगे बढ़ने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को हम कुछ सलाह देना चाहेंगे। सलाह ये है कि कल हमने जो क्लास किया था वो हमारा आधारभूत क्लास था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। दूसरी बात कि हमारे जो क्लासेस हैं उसमें हम बहुत कम समय में आपका जो चैप्टर है, जो आपका अध्याय है, वो ख़त्म करेंगे। साथ में जो आपका सिलेबस है वो भी हम बहुत कम समय में ख़त्म करेंगे। आप इन क्लासेस को बाद में भी देख सकते हैं। नोट्स तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। कोशिश करिएगा कि नोट्स आप अपने खुद से नोट कर लीजिए। आपको जैसा हम नोट्स देंगे वैसा ही नोट्स उतार लेना। आपको कुछ भी अपनी तरफ से अतिरिक्त उसमें दिमाग जो है वेस्ट नहीं करना है कि इसको हम और शॉर्ट कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इतना भर करना है। साथ में जिन अभ्यर्थियों को दिक्कत होती है, जिन अभ्यर्थी जॉब में हैं, जो अभ्यर्थी हाउस वाइफ हैं, घर के कामकाज में फंसी रहती, आप लोग चाहे तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं हमारे नोट्स का, जो हम दे देंगे आपको टेलीग्राम में। और साथ में जो भी अभ्यर्थी हैं, आप इन क्लासेस को बार बार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और क्लियरिटी भी हो जाएगी। आप अपने जो खाली समय आपको जब भी मिले, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ईयरफोन लगा लीजिए और अपना पढ़ाई चालू कर दीजिए, रिवीजन चालू कर दीजिए। आपको बस क्लासेस के माध्यम से ही सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बंगाल पर अंग्रेजी कंपनी का प्रत्यक्ष शासन। जो भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और सेशन समाप्त होने के बाद आपको आज एहसास होगा कि रियल कंटेंट क्या होता है। जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो ज़रूरी होता है, आपको आज हमारी क्लास करने के बाद इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आपको कोई भी अन्य सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सब कुछ एक जगह पर एक क्लास में अवेलेबल करा देंगे। तो बंगाल पर अंग्रेजी कंपनी का प्रत्यक्ष शासन, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब प्रत्यक्ष शासन चला था 1765 से 72 तक। 1765 से 72 तक द्विशासन के रूप में अब प्रत्यक्ष शासन यानी कि इनडायरेक्ट रूल किया कंपनी ने। अब इनडायरेक्ट रूल के बाद अब समय आता है 1773 में से 58 का, जिसको हम कंपनी शासन के नाम से जानते हैं। यानी इस काल में कंपनी जो है भारत पर शासन करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करेगी। अब जब शासन करना है तो कोई कानून तो बनाना होगा। अब शासन करने के लिए सबसे पहले जो कानून बनाया गया उसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया। और रेगुलेट करने के संदर्भ में नाम भी रख दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो आप रेगुलेटिंग एक्ट को आसानी से याद कर सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन सा कानून लाया गया 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। तो याद रखिएगा, ये सबसे पहला कानून था जो बनाया गया। अब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के महत्वपूर्ण जो प्रावधान है उसकी, और साथ में जो भी गवर्नर जनरल रहे हैं उनके बारे में भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे क्लास में। आप सभी को इस क्लास में बहुत सारे नए फैक्ट्स भी मिलेंगे, जो लेटेस्ट बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट था बंगाल के गवर्नर की जगह। अभी तक हम देख रहे थे कि लॉर्ड क्लाइव के रूप में बंगाल को पहला ब्रिटिश गवर्नर मिला था, वेंसीटार्ट के रूप में दूसरा मिला था। जब आगे प्रक्रिया चली तो 1772 में बंगाल के अंतिम गवर्नर बन के कौन आए थे, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर बन के आए थे वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन अब चूंकि कंपनी अब जो है ऑफिशियली आधिकारिक रूप से शासन करेगी, तो कंपनी जब आधिकारिक रूप से शासन करेगी तो अब जो बंगाल के गवर्नर हैं उनको अब एक टेक्निकल नाम दे दिया जाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो जनरल का तात्पर्य यहाँ पर जो है आर्मी से होता है, और उस समय जो है जनरल शब्द का प्रयोग किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल के गवर्नर की जगह पे क्या शब्द प्रयोग किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर में आप जनरल शब्द का प्रयोग कर दीजिए। तो बंगाल के गवर्नर की जगह बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से।
अब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आगे बढ़ते हैं और इस अधिनियम के अंतर्गत चूंकि बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में मौजूद थे वारेन हेस्टिंग्स, तो वारेन हेस्टिंग्स को ही जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम गवर्नर कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। और पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल के वारेन हेस्टिंग्स। कब बने हैं? 1773 में। क्लियर हो गया आपको? अब वारेन हेस्टिंग्स को काम करने के लिए, वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में काम करने के लिए एक बोर्ड की जरूरत होगी, एक जो है कह लीजिए कि एक संस्था की जरूरत होगी। उस संस्था को बनाया गया और उस संस्था का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको अध्यक्षता करते थे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स अपने समय में। आगे चलकर जो अन्य गवर्नर जनरल थे उन्होंने अध्यक्षता की। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष कौन? गवर्नर जनरल। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया क्यों गया? कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक नियंत्रण की स्थापना के लिए। तो कंपनी पर राजनीतिक रूप से और वाणिज्यिक रूप से नियंत्रण बना रहे, इस वजह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम से एक संस्था बनाई गई। कब बनाई गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। क्लियर हो गया आपको? अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय 1774 में बनता है। याद रखना है 1773 के अधिनियम से बनता है, लेकिन कब बनता है? 1774 में। सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पर तात्पर्य है कि बंगाल, इसके साथ में मद्रास प्रेसिडेंसी, इसके साथ में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, हमने 3 प्रेसिडेंसीज की बात की थी। तो बंगाल हुआ, साथ में जो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ और बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी में जहाँ जहाँ तक जो है कंपनी का कंट्रोल था, उन सभी के लिए एक कॉमन जो है न्यायालय की व्यवस्था की गई। उसी को सुप्रीम कोर्ट बोला गया, सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ तक कंपनी का शासन था, कंपनी का जो कंट्रोल था, बस वहाँ भर के लिए, जहाँ पर नहीं था वहाँ के लिए ये न्यायालय नहीं था। तो आप समझ गए होंगे, सर्वोच्च न्यायालय 1774 में बनाया जाता है। और कहाँ बनाया जाएगा? तो आपको मालूम है कि सबसे सेफ प्लेस कौन सा है? कल हमने आपसे बात किया था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो कि किलाबंदी करके रखा था अंग्रेजों ने। सबसे ज़्यादा जो मजबूत, सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्टेड जो क्षेत्र था कलकत्ता में, फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अब जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई, तो जाहिर सी बात है कोई भी सुप्रीम कोर्ट होता है तो उसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के चीफ जस्टिस, यानी एक चीफ जस्टिस का प्रावधान किया गया, साथ में इनके 3 अन्य न्यायाधीश। इसका मतलब है एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीश के साथ में व्यवस्था की गई। और आपको जो ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से, सर एलिजा इम्पे प्रथम न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने एक विवादास्पद फैसला भी दिया था, जो आपके 70-71 बीपीएससी में आपसे सवाल पूछा गया था, जो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो सर एलिजा इम्पे प्रथम न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के। आपको समझ में आ गया होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 3 क्षेत्र थे, 3 क्षेत्र कौन कौन से? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तीनों प्रेसिडेंसीज में जहाँ तक का कंपनी का कंट्रोल था, दायरा था, उसके लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कर दी। क्योंकि अगर कंपनी का शासन करना है तो न्यायालय की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ भी होगा, कुछ विवाद होगा, तो वो कहाँ पे जो है उसका निपटान होगा? वो सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये फोर्ट विलियम कलकत्ता सबसे सुरक्षित प्लेस था, यहाँ पर इसको बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स की। यहाँ से आपका जो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा दृष्टि से, तो अब हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो 1773 से 1785 के बीच में ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल क्या है? 1773 से 85 तक। बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में ये कब तक रहे? तो 1772 से 73 तक। जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिए गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो कार्यकाल है वो कहाँ से कब तक है? 1773 से 1785 तक। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। फिर हम बात करते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी बंगाल के गवर्नर जनरल बने हैं, आगे जो भी भारत के गवर्नर जनरल बने हैं या वायसराय बने, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लॉर्ड। वैसे इस शब्द का प्रयोग किया नहीं जाना चाहिए, लेकिन चूंकि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इतिहास में जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो जैसी चीज़ रही है वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए। बाकी उस समय ये प्रयोग करते थे
तो इसलिए हम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कोई भी अभ्यर्थी अदरवाइज नहीं लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं। सबसे पहले 1775 में राजा नंद कुमार को फांसी देने की एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, और इसको बीपीएससी ने जो है अपने लेटेस्ट जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था वहां पर इस सवाल को 71 बीपीएससी में बीपीएससी ने पूछा था। तो राजा नंद कुमार को फांसी देने की एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। अभी हमने आपसे चर्चा किया था सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था महज 1 साल बाद ही विवादों में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, इनकी और इनके साथ में जो 3 अन्य जजों की जो बेंच थी, उन्होंने राजा नंद कुमार को फांसी की सजा दे दी। अब मसला क्या था तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके अलावा राजा नंद कुमार फांसी की सजा पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारत में अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राजा नंद कुमार। अब मसला क्या था कि जो वारेन हेस्टिंग्स थे ये अपने आप में बहुत ही भ्रष्ट थे, और वारेन हेस्टिंग्स ने जो है बहुत सारे गड़बड़ काम भी कर रखे थे, जिसको लिए आगे चलकर इनके ऊपर महाभियोग भी लगाया गया था। अब हम आगे चर्चा करेंगे। और इनके ऊपर जो राजा नंद कुमार थे ये एक अधिकारी थे, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए एक अधिकारी के रूप में थे, एक अधिकारी का काम करते थे। इन्होंने क्या किया था? वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने भ्रष्टाचार वगैरह कर रखे हैं। अब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग तो बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगर बंगाल के गवर्नर जनरल जो कि मालिक है पूरा बंगाल प्रांत का, अगर आप उसके ऊपर आरोप लगाएंगे तो आपको फंसा देगा। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? वापस से राजा नंद कुमार को फंसा दिया, घूस के आरोप में फंसा दिया। घूस और फर्जीवाड़ा के आरोप में राजा नंद कुमार को फंसा दिया। और इनके फ्रेंड थे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, इनसे अपना बोलकर राजा नंद कुमार को सीधे फांसी की सजा ही दिलवा दी। इसलिए अपने आप में ये विवाद में था। तो राजा नंद कुमार का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। राजा नंद कुमार की घटना कब हुई है? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1775 में। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, वारेन हेस्टिंग्स पर अपने कार्यकाल में राजा नंद कुमार मामले में और अन्य विवादास्पद फैसलों के कारण 1787 में ब्रिटेन की संसद द्वारा महाअभियोग चलाया गया था। तो ब्रिटेन की संसद द्वारा जो एकमात्र महाअभियोग चलाया गया है किसी भी गवर्नर जनरल पर, वो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो याद रखिएगा क्यों चलाया गया था। राजा नंद कुमार का मामला था कि मतलब किसी का घूस का मसला हो, आप उसको फांसी दे देंगे। कोई अगर घूस लेते हुए पकड़ा गया तो मतलब अभी आप जबरदस्ती आपने फंसाया, तो एक हिसाब से जो है ये इनके ऊपर इम्पीचमेंट चला था, महाभियोग चला था 1787 में ब्रिटेन की संसद में। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स पर राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप भी लगता है, यानी फर्स्ट जुडिशियल मर्डर ऑफ इंडिया कह के इसको संबोधित किया जाता है। इस केस को फर्स्ट जुडिशियल मर्डर ऑफ इंडिया, मतलब न्यायिक रूप से जब किसी की हत्या कर दी जाए, न्यायालय का जो है जो भी प्रावधान उसका फ़ायदा उठाकर, गलत फ़ायदा उठाकर जब किया जाए तो उसको हम बोलते हैं न्यायिक हत्या। तो वारेन हेस्टिंग्स पर राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या का आरोप भी लगता है। ये आपको 1775 में राजा नंद कुमार को जो फांसी देने की घटना हुई थी ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शुरुआत की क्लास है तो हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं, समझाने में थोड़ा सा समय आपको ले रहे हैं। तो आप सभी अभ्यर्थी, क्योंकि कोई पहली बार भी क्लास देख रहा होगा, कोई कई बार देख चुका होगा, तो जो भी नई चीज़ें मिल रही हैं आप उससे इनरिच होते जाइए, और साथ में जो भी क्लासेस चल रही हैं इसको आप बहुत अच्छे से देखिए। दूसरी घटना क्या हुई? 1776 में मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया एक किताब के नाम से, जिसका नाम था ए कोड ऑफ जेंटू लॉस। तो मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस बुक के रूप में किया गया? ए कोड ऑफ जेंटू लॉस के रूप में। और मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो याद रखिएगा सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स बहुत ही जो है महान पर्सनालिटी थे, बुक्स वगैरह लिखने के मामले में बहुत सारा काम भी किया था। तो याद रखना है सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया था ए कोड ऑफ जेंटू लॉस के रूप में 1776 में। फिर बात करते हैं 1780 की। तो आपको मालूम है 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में, जिसको बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है, उसे शुरू किया था। फिर बात करते हैं 1781 की। तो वारेन हेस्टिंग्स ने, अब देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है, अब अंग्रेजी कंपनी को अगर शासन करना है तो जो भी व्यवस्था है कानून बनाना पड़ेगा। कानून बनाने के लिए जो किताबें हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। जो भी मुस्लिम सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हिंदू सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो मुस्लिम जनता है और साथ में जो हिंदू जनता है, दोनों की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत किया मुस्लिम
से रिलेटेड जितने भी किताबें वगैरह थी उनके अध्ययन कराया जा सके, उससे जो कंपनी है वो बाकी चीज़ों को समझ सके। और साथ में चूंकि मुग़ल शासन चल रहा था तो मुग़ल शासन के वजह से जो है सबसे पहले ये काम किया गया कि मुस्लिम कानून का अध्ययन कर लिया जाए, और मुस्लिम कानून का अध्ययन करके फिर अपने हिसाब से हम कानून बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से बंगाल पर शासन करेंगे। ये कंपनी का प्लान था। इस वजह से 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना कलकत्ता में की थी। तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना या कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, वारेन हेस्टिंग्स ने। कब की, 1781 में। फिर बात करते हैं बनारस विद्रोह की। बनारस विद्रोह की बात करें तो 16 अगस्त 1781 को यह विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह का नेतृत्व किया था बनारस के राजा चैत सिंह। राजा चैत सिंह की बात करें तो राजा चैत सिंह जो कि बनारस क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी के जो दखल दिया जा रहा था उसकी वजह से नाराज थे। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, वारेन हेस्टिंग्स जो है बाहरी राजस्व की मांग कर रहा था, मतलब जो भी राजस्व दे रहे थे ये उसको बढ़ाकर, अतिरिक्त जो है राजस्व बढ़ाकर और भारी मात्रा में मंगाकर जो है दबाव डाला जा रहा था। क्यों डाला जा रहा था, क्योंकि उस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में बहुत सारे युद्ध लड़ रही थी। जैसे कि हम उदाहरण दे देते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध, यानी अंग्रेजी कंपनी मराठों के साथ में लड़ रही थी। इसके अलावा जो है टीपू सुल्तान के साथ में लड़ रही थी अंग्रेजी कंपनी, उसके जो टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे हैदर अली, उनके साथ में लड़ रहे थे। तो ये सब जो युद्ध हो रहे थे, पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए जो है जो क्षेत्र था पूरा बंगाल प्रांत का, और बंगाल प्रांत के साथ में जो बनारस वाला क्षेत्र था, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जो अवध वाला क्षेत्र था उस पर एक हिसाब से कंपनी ने कंट्रोल कर लिया था अप्रत्यक्ष रूप से। हमने आपसे बात किया था, नाम मात्र का जो है सुजाउद्दौला को वापस किया था, लेकिन कंपनी उसके नियंत्रण में आ गया था, मतलब कंपनी ने उसको नियंत्रण कर लिया था और अंग्रेजी सेना के अंडर में ही सारा काम चल रहा था। तो अब वहाँ से पैसा वसूलने का जब बात आया तब राजा चैत सिंह ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह को जो है बनारस विद्रोह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे करने वाले कौन थे, बनारस के राजा चैत सिंह। 16 अगस्त 1781 को बनारस विद्रोह हुआ था। तो बनारस विद्रोह 16 अगस्त 1781 को किसके कार्यकाल में हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिहार में 1781 का विद्रोह, ये आपका TRE 1 में सवाल पूछा गया था। तो बिहार में जो 1781 का विद्रोह है ये अगस्त से लेकर दिसंबर 1781 के बीच में हुआ। जैसे ही बनारस विद्रोह होता है वैसे ही बिहार में जो है बनारस विद्रोह से प्रभावित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ जमींदारों ने विद्रोह कर दिया था, जिसे हम 1781 का विद्रोह कहते हैं या बिहार में 1781 का विद्रोह कहते हैं। अधिकतर जो विद्रोही जमींदार थे ये दक्षिणी बिहार से थे, और फिर दिक्कत वही थी कि इतना ज़्यादा राजस्व वारेन हेस्टिंग्स मांग रहा था जो देना संभव नहीं था। और यह जो विद्रोह था बिहार में 1781 का विद्रोह, ये किससे प्रभावित था, तो राजा चैत सिंह के बनारस विद्रोह से। जैसे बनारस विद्रोह हुआ वैसे मौका पाते ही इन जमींदारों ने बिहार में भी विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। राजा फतेह बहादुर शाही, अन्य नाम भी थे लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, आपको ध्यान रखना है। बिहार में 1781 का जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व कौन किए थे, तो राजा फतेह बहादुर शाही हुसेपुर के राजा थे बिहार में, और राजा फतेह बहादुर शाही के नेतृत्व में 1781 का विद्रोह हुआ था। अब हम आगे बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, BPSC बहुत बार ये सवाल पूछ चुका है, यहाँ तक कि जो पिछला एग्जाम हुआ था TRE 3 का वहाँ पे GS में ये सवाल पूछा गया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुई थी। तो आपको पूरा डेट याद रखना है क्योंकि बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, हो सकता है डेट भी पूछ ले। तो 15 जनवरी 1784 को किसने किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, सर विलियम जोन्स। याद रखिएगा जो सबसे महान व्यक्तित्व थे जो कि सारा काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अपॉइंट किए गए थे, जो सारा काम कर रहे थे बंगाल प्रांत में लिखने पढ़ने का, किताबें वगैरह लिखने का, भारत में जो भी किताबें हैं उनका अध्ययन करने का, जो भी धार्मिक किताबें हैं, जो भी वेद वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं उनको अध्ययन कराने का काम जो जिम्मा दिया गया था वो सर विलियम जोन्स को दिया गया था। तो सर विलियम जोन्स ने इस काम के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसमें जो भी किताबें वगैरह थी, जो भी वेद वगैरह थे, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, तो उन सब किताबों का अध्ययन किया गया, उनका अनुवाद भी किया गया। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स ने किया था।
फिर बात करते हैं 1785। 1785 में चार्ल्स विल्किंस थे, इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो अब देख लीजिए काम चालू हो गया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल बनेगा, और जब 1784 में बनेगा तो उसके बाद ही बुक ट्रांसलेट होंगी, अनुवादित होंगी। तो 1785 में चार्ल्स विल्किन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का, ये भी किसके कार्यकाल में आया? तो ये भी आया आपका वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की जाती है। अब हो क्या रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से चल रही थी। हमने आपसे बात किया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि 1773 में बना था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के वजह से हो क्या रहा था, इससे अच्छे से शासन हो नहीं पा रहा था, तो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में। जो पिट्स थे उस समय पिट्स नाम से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने अपने नाम से ही पिट्स इंडिया एक्ट निकाल दिया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, किस लिए आया? ताकि कंपनी का जो शासन और अच्छे से किया जा सके। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण की दोहरी प्रणाली बना दी गई, और ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ जो कंट्रोल था इसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में, जो पहले से स्थापित था 1773 में, एक नए संस्था की स्थापना कर दी गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी 1773 में बन चुका है। तो आप अब दो संस्था देख रहे हैं, पहले आप एक देख रहे थे। तो जो दो संस्थाएं हैं इससे क्या किया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन पर नियंत्रण किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर नियंत्रण करते हुए यहाँ पर आगे काम चलेगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो क्या देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापार देखेगा, जो व्यापार से जो जुड़ी चीज़ें वो देखेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? जो राजनीतिक गतिविधियां वो देखेगा। पहले दोनों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे थे। तो व्यापार के काम कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल कौन करता है? जिसको राजनीतिक पावर मिलता है वही तो कंट्रोल करता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा? राजनीतिक गतिविधियां कंपनी की देखेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए हुआ था। चलिए अब हम यहाँ तक चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है, साथ में रेगुलेटिंग एक्ट है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था वो जा चुका है। अब उस गवर्नर जनरल के जाने के बाद एक महत्वपूर्ण घटना उसी समय में हो रही थी, और आप सभी को मालूम होगा, जो कि 6 से 8 SST वाले अभ्यर्थी हैं। 1783 में एक घटना हुई थी। 1783 में एक घटना हुई थी। अमेरिका की क्रांति पूरी हुई थी। जो अमेरिका की क्रांति थी, अमेरिका का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो पूरा हुआ था। यानी अमेरिका 1783 में स्वतंत्र हुआ था। तो 1776 से 83 तक युद्ध चलता है, और 1783 में जब अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है तो उस समय अमेरिका से लड़ने के लिए अंग्रेजों ने अपने जो सुप्रीम कमांडर को भेजा था, जो सेनापति, सर्वोच्च सेनापति को भेजा था, वो यही थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1776 से लेकर 83 तक अमेरिका से लड़ने के लिए गए थे। तो अमेरिका स्वतंत्र हो गया 1783 में, सरेंडर करना पड़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब सोचिए, सरेंडर करके ये अब वापस से आए, फ्रस्ट्रेट थे ही कि जो है बहुत गड़बड़ हुआ। 1783 में अब इनको फिर एक जिम्मेदारी दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, क्योंकि उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस सबसे अनुभवी व्यक्ति थे, जो किसी भी नए देश पर शासन वगैरह का काम देख सकते थे, शासन भी देख सकते थे। दूसरा बात था कि ये सेनापति का काम कर चुके थे ऑलरेडी अमेरिका में, और इनको बहुत ज़्यादा अनुभव था, और इनके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। और ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी व्यवस्था भी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स की वजह से इतना अच्छा नहीं चल पाया है, और सुधार होने चाहिए। और उन सब सुधारों को लागू करने के लिए किसी एक जो है बहुत अनुभवी व्यक्ति को भेजने की आवश्यकता होगी, और वो व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से लेकर 93 तक ये भारत के दूसरे गवर्नर जनरल बने थे। आपको ध्यान रखना है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही क्यों भेजा गया, क्योंकि ये सबसे अनुभवी व्यक्ति थे। इनको सेना का भी अनुभव था, सेनापति होने का भी अनुभव था, यानी भारत पे ये कंट्रोल करने में पूरी तरीके से सक्षम थे। कार्यकाल के दौरान कुछ घटनाएं होती हैं, पहले उनको देख लेते हैं, फिर जो सुधार वगैरह किए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर विलियम जोन्स की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने किया था 1789 में। याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने।
तो आप यहाँ पर देखें कि सर विलियम जोन्स ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। सबसे पहले हम रिपीट कर दे रहे हैं, सर विलियम जोन्स ने 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके बाद 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया 1789 में, क्योंकि इस सब मामले में सबसे जो अनुभवी व्यक्ति थे वो सर विलियम जोन्स ही थे। फिर जोनाथन डंकन ने बनारस में 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये भी आपसे पूछा गया है परीक्षा में। तो जोनाथन डंकन ने कहाँ पर किया था, तो याद रखना क्षेत्र था बनारस। बनारस में 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। क्यों की थी, तो अभी तक मुस्लिम कानून का अध्ययन किया जा रहा था कलकत्ता मदरसा के माध्यम से। अब अंग्रेजों ने सोचा कि जो हिंदू धर्म से रिलेटेड जो भी नियम कानून है उन सबको अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए एक कॉलेज बना दिया जाए। तो जोनाथन डंकन ने बनारस में 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, भू राजस्व प्रणाली। अब यहाँ से सुधार चालू होगा। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो सुधार लागू किए गए हैं, आप यहाँ पे चाहे तो हेडिंग भी डाल सकते हैं, सुधार क्या क्या किए गए। तो भू राजस्व प्रणाली सबसे पहले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल प्रांत यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा जिसमें बिहार भी शामिल है, अस्थाई बंदोबस्त, यहाँ पे बंदोबस्त की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, अस्थाई बंदोबस्त जिसको जमींदारी व्यवस्था या जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है, 3 नाम है याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, इस्तमरारी बंदोबस्त। इस नाम से तीनों एक ही नाम है। तो याद रखिएगा किसने लागू किया उस समय में, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, 1793 में बंगाल प्रांत में। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो भी आंसर 1793 ही रहेगा, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अस्थाई बंदोबस्त क्यों कहा गया, क्योंकि जो कंपनी ने राजस्व था वो फिक्स कर दिया। कंपनी ने जो राजस्व था, जो रेवेन्यू था, यानी जो भी आप खेती करेंगे उसका जो टैक्स वगैरह देंगे, राजस्व देंगे, वो आप फिक्स हो गया, वो बार बार बदलेगा नहीं, कुछ साल तक फिक्स कर दिया गया, इसीलिए इसको अस्थाई बंदोबस्त बोला गया। जमींदारी व्यवस्था क्यों बोला गया, क्योंकि अंग्रेजों ने एक जमींदार का वर्ग खड़ा कर दिया, यानी ये जो काम दिया था राजस्व वसूलने का, जमींदारों को दिया गया, यानी जमींदारों का एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ बंगाल प्रांत में। और जमींदार चूंकि राजस्व वसूल कर कंपनी को देते थे, तो इसलिए इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं ये नाम आपको याद हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या था, जमींदारों को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दी गई, यानी जमींदारों को, जो कि लैंडलॉर्ड्स बोला जाता था वहाँ पर, तो जमींदारों को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दे दी गई, यानी जो भी भूमि दी गई उनका उसको मालिक बना दिया गया और बोला गया कि आप इसका जो टैक्स है वो हमको देंगे किसान से वसूल कर, और उन्हें औपनिवेशिक सरकार को एक निश्चित राशि का राजस्व देना आवश्यक था। ये आप समझ गए होंगे, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रही थी, अब जमींदारों को जो भी भूमि का स्वामी तो बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो निश्चित राशि बताई गई है वो देना आवश्यक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं, कॉर्नवालिस को बंगाल के अस्थाई राजस्व निपटान के लिए जाना जाता है। तो जो अस्थाई राजस्व निपटान की व्यवस्था थी, चूँकि बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था भारत में उस समय पर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी इंग्लिश इंडिया कंपनी की, तो उसका जो राजस्व में बहुत दिक्कत आ रहा था कि क्या निर्धारित किया जाए, क्या निर्धारित किया जाए, हर साल कुछ ना कुछ घट रहा है, बढ़ रहा है। तो कंपनी ने कॉर्नवालिस के माध्यम से बंगाल का जो अस्थाई राजस्व निपटान है वो पूरा कर लिया। इसके अंतर्गत क्या था व्यवस्था, तो ये भी आप देख लीजिए। मान लीजिए 100 रुपये मिलते हैं जमींदार को, 100 रुपये जमींदार को मिलते हैं मान लीजिए, तो उसका जो 89% है, यानी 89 रुपये है, वो कंपनी को देना, कंपनी को जाएगा, यानी जो जमींदार है वो किसको देगा, कंपनी को देगा। कंपनी को कितना रुपया मिलेगा 100 रुपये में से, महज 11 रुपये। तो ये आप समझ लीजिए, अगर इसको फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 10/11 कंपनी को, 1/11 जमींदार को, लेकिन ज़्यादा बेहतर आप 89/11 याद रख लीजिए। तो 89/11, और जाहिर सी बात है ज़्यादा वाला किसको मिलेगा, कंपनी को, क्योंकि मालिक कौन है, कंपनी। जमींदार क्या है, कठपुतली, जमींदार को बस नाम मात्र का मालिक बना दिए। अब जमींदार ने लूटना खसोटना चालू कर दिया, क्योंकि जमींदार अपना पैसा बनाएगा, जितना ज़्यादा राजस्व कमाएगा उतना ज़्यादा परसेंटेज उसका इस छोटे से परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। कुल मिला के 100 रुपये कमाएगा तो उसको 11 मिलेंगे, लेकिन अगर 1000 कमाएगा तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, 1 लाख कमाएगा तो मुकाबले और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर जो बंगाल प्रांत में किसानों का जो शोषण है वो स्टार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में गवर्नर जनरलशिप
इन्हीं की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस थी। और भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी, इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत किसके समय में की गई थी? भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसीलिए भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। हमने आपसे चर्चा किया था, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे, इनको भेजा ही इसीलिए गया था क्योंकि जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने घूसखोरी का काम किया, पैसा निकालने का काम किया, अपना जेब भरने का काम किया, लेकिन कंपनी के लिए जो काम करना था उसमें वो जो है संपूर्ण रूप से उन्होंने अपना नहीं किया। तो इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के माध्यम से सुधार लाया गया कि जो भी कंट्रोल है वो पहली बात तो कंसोलिडेट किया जाए, बंगाल प्रांत से जो भी पैसा आएगा कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार अब वो अपने तरफ लेना चाहेगी, तो इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। तो भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फिर बात करते हैं नियम कानून में सुधार में आगे बढ़ते हुए कॉर्नवालिस संहिता आती है। कॉर्नवालिस संहिता आती है जिसे हम कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था, यानी अस्थायी बंदोबस्त भी 1793 में लागू किया गया, कॉर्नवालिस संहिता भी 1793 में लागू की गई। एक समान पुलिस और न्यायिक सुधार स्थापित करने के लिए कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। इस्टेब्लिशिंग यूनिफॉर्म पुलिस एंड जुडिशरी रिफॉर्म्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉर्नवालिस संहिता कब आई थी? 1793 में। फिर है नई दरोगा प्रणाली, यहाँ पर दरोगा का कॉन्सेप्ट भी लेकर आए थे 1792 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। तो नई दरोगा प्रणाली को भी शुरू करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर बात करते हैं यहाँ पर कॉर्नवालिस ने सूर्यास्त कानून सनसेट लॉ पेश किया था। और इसके मुताबिक क्या था कि जो भी डेट फिक्स किया गया है कंपनी के द्वारा, अगर उसके सूर्यास्त तक पैसा नहीं मिलता है, अगर जमींदार जो है वो पैसा नहीं दे पाता है, राजस्व नहीं दे पाता है, तो उसका जमींदारी छीन लिया जाता था। हमने आपसे बताया था कि जमींदार क्या थे? कठपुतली थे। मालिक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर जमींदार मान लीजिए आज का डेट फिक्स हुआ, आज के सूर्यास्त तक अगर पैसा नहीं लेकर आया किसान से, तो उसकी जमींदारी चली जाएगी, किसी और को दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से कंपनी राजस्व पूरा खींचने में लगे हुए थे, उसके लिए अपना एक एक तरीका लगा रहे थे। कॉर्नवालिस की जो कब्र है, ये दोबारा से भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1803 से 5 के समय में, और 1805 में इनका देहांत हो गया था भारत में ही, तो इसलिए इनकी जो कब्र है वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि जो किन गवर्नर जनरल की जो कब्र है वो भारत में स्थित है, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। एक चीज़ और यहाँ पर, कॉर्नवालिस के समय में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान के साथ में युद्ध हुआ था और कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। 1790 से 92 के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके समय में हुई थी? तो कॉर्नवालिस के समय में। ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या हुआ था, जो टीपू सुल्तान का आधा जो राज्य था मैसूर का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प लिया था। क्यों हड़प लिया था? क्योंकि जो है हार हुई थी और कंपनी जीत गई थी, और हारने की वजह से श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से देना पड़ा था। अब हम आगे बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। जिन भी अभ्यर्थियों को क्लास ज़्यादा लगे, आप 2 पार्ट में करके देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी आपकी शुरुआत की क्लास है तो आप समझने पे जोर दीजिए, बाकी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और इस क्लास में और भी आगे नोट्स हैं, उनको हम दोबारा से फिर से प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उससे जो भी आपका 2-4 पेज बचा है वो आप नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका नाम था रिचर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली याद रखिएगा, लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798-99 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे, इस वजह से महत्वपूर्ण घटना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार से जो मैसूर है वो पूरी तरीके से किसके जो है कंट्रोल में आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, कंपनी के पास में। अब हम बात करते हैं सहायक संधि की। लॉर्ड वेलेस्ली को जाना जाता है भारत में सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की व्यवस्था को लागू करने के लिए। कब लागू किया था? 1798 में। तो याद रखिएगा, सहायक संधि किसने लागू किया था भारत में? लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसके तहत जो भारतीय शासक थे उनको ब्रिटिश सेना रखना पड़ता था, यानी अंग्रेजी सेना, कंपनी की सेना रखना पड़ता था, और उसका जो भी खर्चा वर्चा होता था वो देना भी पड़ता था। और साथ में कंपनी इस तरीके से डबल कंट्रोल करती थी, एक तो अपना जो सैनिक था, सैनिक अंग्रेजी सैनिक का खर्चा भी ले लेती थी भारतीय शासकों से, और साथ में एक रेजिडेंट बैठा देती थी। जो रेजिडेंट होता था वो इंग्लिश अधिकारी होता था, अंग्रेजी कंपनी का अधिकारी होता था, वो इस भारतीय शासक पर कंट्रोल रखता था कि कहीं इधर उधर जाकर किसी राजा से अपना गुटबाजी नहीं करें, जो काम मीर कासिम ने किया था वो काम ये लोग ना कर पाए।
तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंसोलिडेट करने के जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंश्योर कर रही थी कि जो भारतीय शासक है वो कंट्रोल रह सके, कोई विद्रोह ना कर पाए। इस वजह से जो सहायक संधि लेकर आया गया था, आप समझ गए होंगे सहायक संधि क्या है। तो सहायक संधि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में लागू किया। हैदराबाद पहला भारतीय राज्य था जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। और किसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने जो है पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। फिर बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की। कल एक अभ्यर्थी थे, उन्होंने कन्फ्यूजन में बोल दिया था कि फोर्ट विलियम की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। टेक्निकली वो गलत है। सही क्या होगा? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम तो किला था, फोर्ट विलियम किला था। और उस किले का निर्माण कब हुआ था? हमने आपसे बात किया था, तो वो 1699 में प्रेसिडेंसी जब बन गई थी तब वो हो गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो फोर्ट विलियम में ही, फोर्ट विलियम यानी जो किला पूरा था, उस किले वाले क्षेत्र में एक कॉलेज की स्थापना की जाती है। क्योंकि फोर्ट विलियम में अगर कोई कॉलेज बनेगा तो उसका नाम किसके नाम से रखा जाना चाहिए? फोर्ट विलियम के नाम से। तो फोर्ट विलियम कॉलेज नाम ही उसका रख दिया गया। 1800 में बनाया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने किया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। अच्छा, बनाया क्यों था? तो ये बनाया था कि जो भी अंग्रेजी कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो भी यहाँ पर रह रहे हैं, जो भी यंग रिक्रूट्स हैं, यानी जो भी नए नए अंग्रेजी कंपनी में रिक्रूट हो रहे हैं, जो भी इंग्लैंड से भेजे जा रहे हैं, जिनको शासन प्रशासन का अनुभव नहीं है, तो उनको भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना, यानी ट्रेनिंग देने के लिए जो भी इंग्लैंड से जो यंग रिक्रूट्स आ रहे थे, जो युवा आ रहे थे, जिनको अधिकारी बनाया जाता आगे चलकर, तो उनकी ट्रेनिंग पहले करने के लिए लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में, फोर्ट विलियम कैंपस में ही। अब आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, लॉर्ड हेस्टिंग्स पर आने से पहले यहाँ पर हम आप सभी अभ्यर्थियों को याद दिला देना चाहते हैं कि आपने पढ़ा था कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, ये और ये अलग हैं, ध्यान रखिएगा। ये अलग है, ये अलग है। क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग के साथ में जो आपके साथ में हादसा हुआ था, जिसकी वजह से आपने टीआरई 3 में प्रश्न गलत कर दिया था, वो हादसा आपका लॉर्ड हेस्टिंग के साथ में नहीं होना चाहिए। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जब आपसे लिख के आएगा, जब वारेन वर्ड लगा होगा, जब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स लगा होगा, मान लीजिए दोनों ऑप्शंस विकल्प में आ जाते, तब की हम बात कर रहे हैं। तो जब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स आपको विकल्प में रहेगा, तब आपको ध्यान रखना है कि वारेन हेस्टिंग्स को आपको पहले गवर्नर जनरल के रूप में समझना है। और जब मान लीजिए वारेन हेस्टिंग्स नहीं है और कुछ और पूछ रहा है, और वहाँ पे विकल्प में आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स मात्र दिया है, अगर लॉर्ड हेस्टिंग्स मात्र दिया है, तब आपको 1813 से 1823 के बीच में जो भारत के गवर्नर जनरल थे, जो जिनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स, उनके बारे में समझना है। इन्होंने क्या किया था? वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से राज्यों को इकट्ठा किया, कंट्रोल किया। अब उन राज्यों पर कंट्रोल कब तक करेंगे? एक टाइम आएगा ना कि उनके ऊपर अपनी सर्वोच्चता थोप दी जाए, यानी कि तुम गुलाम हो, हम मालिक हैं। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सर्वोच्चता की नीति अपनाई, परम प्रभुता की नीति अपनाई, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी के नाम से, जिसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने ये सिद्धांत दिया था। और माफ़ कीजिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ये सिद्धांत दिया था परम प्रभुता की नीति का, सर्वोच्चता की नीति का, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी इंग्लिश में। और इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक क्लेम कर दिया, जितने भी भारत में राज्य थे, कि आप हमारे अधीन हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आप अधीन हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता आपके ऊपर लागू होती है। और जितने भी भारतीय शासक थे, सबने चुपचाप से स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि सहायक संधि से ऑलरेडी वो कंट्रोल हो रहे थे, सहायक संधि से ऑलरेडी वो कंट्रोल हो रहे थे। तो इसलिए भारतीय राज्य जो थे, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी के आगे, परम प्रभुता की नीति। तो आपसे पूछ सकता है कि परम प्रभुता की नीति या पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी को किसने लागू किया था भारत में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका समय था 1813 से 23 के बीच में। आगे बढ़ते हैं, कार्यकाल में इनके कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू कॉलेज के संस्थापक डेविड हेयर थे और राजा राम मोहन राय। दो नाम आपको याद रखना है कि डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय। इसके अलावा अलेक्जेंडर डफ का नाम भी आता है, अलेक्जेंडर डफ का भी नाम याद आता है। तो अगर कहीं आता है तो आप देख लीजिएगा, एक से अधिक में आपसे पूछ सकता है। तो डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ,
राजा राम मोहन राय, तीनों लोग ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। बीपीएससी ने जो सवाल पूछा था उसमें केवल डेविड हेयर विकल्प में था, राजा राम मोहन राय भी नहीं थे, अलेक्जेंडर डफ भी नहीं थे। इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी उस प्रश्न को समझ ही नहीं पाए, गलत कर दिए। तो याद रखना है डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1817 में बन जाता है और इसी हिंदू कॉलेज में आगे पढ़ाने वाले एक युवा शिक्षक आते हैं जिनका नाम है हेनरी बिबियन डेरेज्यू। हम इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हेनरी बिबियन डेरेज्यू, जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था, डेरोजियो। तो हेनरी बिबियन डेरेजियो जो कि 1826 में इसी हिंदू कॉलेज में पढ़ाने के लिए आए थे और 1826 से 31 तक ये प्रोफेसर रहे थे हिंदू कॉलेज में, डेरेजियो। और डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन भी चालू किया था, हम इनके आगे दोबारा से भी पढ़ेंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हिंदू कॉलेज किसके समय में बना था? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में बना था। संस्कृत कॉलेज 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन के समय में बना था। याद रखिएगा, कभी भी अगर 1791 लिखा रहेगा आप उससे फर्क कर सकते हैं। तो संस्कृत कॉलेज 1791 में हिंदू धर्म के लिए अध्ययन के लिए जोनाथन डंकन ने किया था। और 1817 में कलकत्ता में, ये कलकत्ता में बना था हिंदू कॉलेज, और संस्कृत कॉलेज बनारस में, दोनों में फ़र्क है, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट पर। 1813 का चार्टर एक्ट किसके कार्यकाल में आया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार को छोड़कर अन्य जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है 13 के चार्टर एक्ट की, कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, चलिए यहाँ पे हम समझा देते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में शासन कर रही है। 1750 में औद्योगिक क्रांति हुई थी, आपको मालूम होगा 1750 में औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में या ब्रिटेन में। 1750 में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे 1800 का समय आया, जो इंग्लैंड में जो एक पूंजीपति वर्ग है, औद्योगिक क्रांति होगी तो जाहिर सी बात है पूंजीपति पैदा होंगे, पूंजीपति मजबूत होने लगे। जब पूंजीपति मजबूत होने लगे तो ये जो है जाहिर सी बात है आर्थिक रूप से हम जब मजबूत हो रहे हैं तो जैसे आज के डेट में आप देखते हैं अंबानी अडानी के साथ में देखते हैं कि कितना ज़्यादा उनकी मजबूती है सरकार के साथ में, हर एक कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिलता है। तो वैसे ही जो पूंजीपति वर्ग था 1800 में वो मजबूत हो गया था। 1750 में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, 1800 तक आते आते मजबूत हो गया। अब इनके जो लोग थे, यानी जो पूंजीपति के जो लोग थे, ये संसद में भी पहुंचने लगे, यानी जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, ब्रिटेन की संसद थी, वहां पर भी पहुंचने लगे। अब जब ब्रिटेन की संसद में पहुंचेगी, अभी तक स्थिति क्या है, भारत के साथ में व्यापार कर कौन रहा है? व्यापार कौन कर रहा है? अकेले। मोनोपोली किसको है, एकाधिकार किसको था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले भारत का सारा व्यापार देख रही थी, जो भी हो रहा था वो उसका हिसाब किताब वो ब्रिटेन की संसद को दे रही थी, ब्रिटेन की सरकार को दे रही थी। अब जब ब्रिटेन की संसद में पूंजीपति वर्ग मजबूत हो गया तो उन्होंने जो है आवाज़ उठाया, डिमांड उठाया कि भैया कब तक आप ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार देकर कराएंगे, हम लोग किस लिए घूम रहे हैं यहाँ पर, इतना टाइम से हम लोग पूंजीपति बन के ब्रिटेन की सेवा कर रहे हैं, अब हम लोग को भारत में भी व्यापार करने की अनुमति दीजिए। जब इन्होंने दबाव बनाया तब ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन की संसद ने एक कानून पास किया जिसका नाम था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट से पूंजीपतियों के दबाव में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चीन से व्यापार था और चाय का व्यापार था, इसको छोड़ दिया गया। यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से व्यापार अकेले करेगी, चाय का व्यापार भी अकेले करेगी एकाधिकार के साथ में, लेकिन जो अन्य व्यापारिक एकाधिकार थे वो खत्म कर दिए गए। यानी कि जो पूंजीपति हैं अब वो भारत आ सकेंगे, भारत के साथ में व्यापार कर सकेंगे। तो एक प्रकार से जो व्यापारिक एकाधिकार है उसमें कटौती कर दी गई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें भारत में पाश्चात्य शिक्षा के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, जो भी वेस्टर्न साइंस था, विज्ञान था, पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य विज्ञान के लिए की शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई। तो आपसे पूछ सकता है कि कब जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई? 1813 के चार्टर एक्ट से। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को, अब ईसाई जो मिशनरी थे वो भी लगे हुए थे कि सरकार से कि हमको भी भारत में भेजिए, वहाँ पे भी हम जाके भारतवासियों को कन्वर्ट करेंगे, यानी ईसाई धर्म में जो है वो हम कन्वर्ट कर देंगे, धर्म परिवर्तन कर देंगे। तो इसके लिए ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भी भारत में भेजा गया। किसके माध्यम से? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 1813 के चार्टर एक्ट पर। प्रावधान क्या था? भारत के प्रशासन का केंद्रीयकरण। हमने अभी देखा था कि 1813 में जो चार्टर एक्ट आया और साथ में 1813 से 23 तक जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने संप्रभुता की नीति अपनाई। उन्होंने बोला, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोल दिया, एक पूरा आदेश निकाल दिया कि जितने भी भारत में राज्य हैं, जितने भी भारत में भारतीय शासक हैं, छोटे छोटे राज्यों के, आप सभी कंपनी के अधीन हैं। सर्वोच्चता की नीति हो गई। अब 1813 के चार्टर एक्ट से क्या कर दिया गया? भारत के प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। यानी जो प्रक्रिया सहायक संधि से शुरू हुई थी, फिर सर्वोच्चता की नीति से आदेश दिया गया, अब वो 1833 के चार्टर एक्ट से भारत के प्रशासन को केंद्रीयकरण किया जाएगा। और जब केंद्रीयकरण किया जाएगा तो भारत 1833 का जो चार्टर एक्ट होगा वो बंगाल के गवर्नर जनरल को, चूंकि बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था, बंगाल सबसे बड़ा प्रांत होने की वजह से बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो सबसे मजबूत था, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल से भी ज़्यादा मजबूत था। तो इसलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके माध्यम से? 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। दोनों में फर्क है, ये बंगाल क्षेत्र के लिए थे, ये पूरे भारत के लिए। तो प्रशासन का केंद्रीकरण कैसे किया जाएगा? जो भारत का गवर्नर जनरल बना के अब पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी, ये कहने का मतलब है आधिकारिक रूप से। ये आपको क्लियर हो गया होगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी आपको मालूम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने के वजह से जितनी भी नागरिक शक्तियां थी, यानी शासन प्रशासन से संबंधी शक्तियां थी, इसके अलावा जितनी भी सैन्य शक्तियां थी, यानी जितनी भी मिलिट्री पावर्स थी, सब कुछ जो है एक इंसान के अंदर निहित कर दिया गया। और वो कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो कुछ घटनाएं हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, क्योंकि हम अभी चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले चार्टर एक्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लॉर्ड विलियम बेंटिक को भी देखेंगे। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, चाय का व्यापार और चीन के साथ में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। हमने आपसे बात किया था, पूंजीपति वर्ग क्या बोल रहा था? व्यापार करने दीजिए, करने दीजिए। अब जब ये व्यापार करने के लिए 1813 में इनको अनुमति मिल गई तो 13 से जो है जब करना चालू किए व्यापार, तो इन्होंने देखा कि फायदा तो हो ही नहीं रहा है। फायदा तो चाय के व्यापार में है, फायदा तो चीन के साथ व्यापार में है, लेकिन वो व्यापार का अधिकार तो हमको मिला ही नहीं, तो हमको तो बेवकूफ़ बना दिया गया। तो जो भी पूंजीपति वर्ग था, जो संसद में जिनका प्रतिनिधित्व था, जिनके लोग थे, फिर से दबाव बनाया, बोला कि कंपनी का एक अधिकार समाप्त कीजिए। मेन जो व्यापार है, अच्छा आप खुद सोचिए कंपनी कौन सा व्यापार बचाना चाहेगी जिसमें ज़्यादा फायदा होगा? तो चाय का व्यापार और चीन का व्यापार में ज़्यादा फायदा था, बहुत ज़्यादा फायदा था। तो इसको भी जो है दबाव बनाकर, ब्रिटेन की संसद में दबाव बनाकर पूंजीपतियों ने एक कानून निकलवा लिया जिसका नाम था 1833 का चार्टर एक्ट। चाय के साथ में व्यापार, जो चाय का व्यापार था भारत में जो भी होता था अंग्रेजी कंपनी का, और साथ में जो चीन देश के साथ में जो व्यापार होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब पूरी तरीके से जो पूंजीपति वर्ग हैं वो अपने लोगों को भेजेंगे व्यापार करने के लिए। चाय का व्यापार भी अब वो कर सकेंगे, चीन का भी व्यापार कर सकेंगे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है एकाधिकार खो चुकी है पूरी तरीके से। और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन वो अपने समाप्ति की ओर बढ़ चला है। अभी आप देख रहे हैं, अभी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब व्यापारिक एकाधिकार तो बचा नहीं, बचा क्या? राजनीतिक किसके माध्यम से? तो राजनीतिक 1833 के चार्टर के माध्यम से, जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इनके माध्यम से शासन प्रशासन देखा जाएगा। कंपनी अब व्यापार पर एकाधिकार नहीं है कंपनी का। इसके अलावा चार्टर एक्ट 1833 ने भारत में एक विधि आयोग का निर्माण भी किया। विधि आयोग मतलब लॉ कमीशन। और चार्टर एक्ट 1833 ने विधि आयोग का निर्माण क्यों किया? क्योंकि अब पूरे भारत पर शासन करना है। जब पूरे भारत पर शासन करना है तब उस केस में क्या करना होगा? भारत में एक कानून बनाने के लिए कानून से रिलेटेड एक आयोग का निर्माण करना होगा ताकि पूरे भारत के लिए एक समान कानून बनाए जा सके। तो विधि आयोग लॉ कमीशन का निर्माण 1833 के चार्टर एक्ट से किया गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में पहले विधि आयोग की स्थापना हुई थी। बार बार आपसे पूछा जाता है। तो लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष थे पहले विधि आयोग के। कब बना है ये? 1834 में। क्यों बनाया गया है? ताकि भारत पर एक समान रूप से कानून वगैरह लाने का जो चीज़ें हैं उनको देखा जा सके इस विधि आयोग के माध्यम से।
आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार सिविल सेवकों को जो चयन का प्रावधान था खुली प्रतियोगिता के माध्यम से लागू करने का प्रावधान आया 1833 के चार्टर एक्ट में, लेकिन इसको विरोध के वजह से लागू नहीं किया जा सका, विरोध के वजह से लागू नहीं किया जा सका। तो याद रखिएगा, प्रयास किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। आगे बढ़ते हैं, 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब 1833 में हमने देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके माध्यम से जो सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या कानून बनाया था वो सफल नहीं हो पाया था, और अंततः 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके माध्यम से भारत में सिविल सेवकों की जो भर्ती थी उसके लिए ओपन कंपटीशन, खुली प्रतिस्पर्धा व्यवस्था शुरू की गई। इसका मतलब है भारतीय भी अब सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते हैं, भारतीय भी सिविल सेवा की परीक्षा अब दे सकते हैं। कब ये हुआ है? 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। इसी खुली व्यवस्था का जो है लाभ उठाते हुए अंततः 1863 वो वर्ष था जब सत्येंद्र नाथ टैगोर ने भारत का नाम रोशन किया और ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले जो है ये भारतीय सिविल सर्वेंट हुए। तो पहले भारतीय सिविल सर्वेंट 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए। याद रखिएगा, टैगोर को कहीं कहीं ठाकुर भी कहा जाता है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टीआरई में ये सवाल आपका जीएस में पूछा गया है। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले और साथ में एग्जाम निकालने वाले पहले सिविल सर्वेंट भी बने थे। दूसरे भारतीय कौन थे, सिविल सर्वेंट कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब हम यहाँ पर आपसे बात कर लेते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे, यानी सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली कब लाई गई है? तो ये 1853 के चार्टर एक्ट से। 33 में भी लाई गई थी लेकिन वो लागू नहीं हुआ। जब लागू नहीं हुआ तब वो नहीं माना जाएगा। माना कब जाएगा? जब लागू हुआ। कब लागू हुआ है? सरकारी कर्मचारियों के चयन में खुली प्रतियोगिता प्रणाली, ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम, जिसमें भारतीय भी परीक्षा दे सकेंगे। तो ये 1853 के चार्टर के माध्यम से सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में भारत का नाम रोशन किया, पहले सिविल सर्वेंट बने, पहले भारतीय सिविल सर्वेंट बने। दूसरे भारतीय सिविल सर्वेंट सुरेंद्रनाथ बनर्जी बनते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रावधान था 1853 के चार्टर एक्ट का कि कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद ना चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई। इसका मतलब है कि जो भारतीय प्रदेश थे, कंपनी को बोल दिया गया कि आप तब तक रखेंगे जब तक संसद चाहेगी, यानी एक दिन संसद कभी भी कानून बना देगी और आपको वापस लौटना पड़ेगा। यानी जो कंपनी का दिन है भारत में वो गिने चुने रह गए हैं। अब बीच में एक घटना हो जाती है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जब हो जाती है तो ब्रिटिश सरकार को लग जाता है कि अब कंपनी का जो शासन है वो समाप्त कर देना चाहिए। अब भारत को हम डायरेक्ट अपने क्राउन के शासन के अधीन ले लेते हैं। तो 1857 की क्रांति का जब दमन हो गया तो 1858 का एक अधिनियम आता है, भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। तो भारत में कंपनी का शासन 1858 में समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से 1773 से लेकर 1858 तक का जो कंपनी की यात्रा रहती है भारत में वो समाप्त होती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कंपनी शासन जो है, कंपनी शासन 1773 से लेकर 1858 तक, इसके बाद क्राउन शासन आएगा। यहाँ पर क्राउन लिखना था। क्राउन शासन जो है वो भारत में आएगा 1858 से लेकर 1947। क्राउन का मतलब क्या होता है कि जो ब्रिटेन के महारानी हैं या ब्रिटेन के जो महाराजा हैं, अब डायरेक्ट उनके अधीन होकर भारत का शासन चलाएगी ब्रिटेन की संसद एक नए सिरे से। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कंपनी शासन समाप्त हो गया है और ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, 3 हम गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे, फिर आपकी क्लास आज की समाप्त हो जाएगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक और फिर लॉर्ड डलहौजी, और इसके साथ में हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करेंगे, फिर आपकी आज की क्लास समाप्त हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री की। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है, लेकिन 2 भाग में। पहला 1828 से 33 के बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में थे। तो 1828 से 33 के बीच में बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में थे। 1833 से 35 के रूप में ये लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो 2 प्रकार से इनका कार्यकाल आप बांट सकते हैं। कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले 1829 में जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इन्होंने जो है बंगाल सती
विनियमन लागू किया था, जिसको रेगुलेशन 17 भी बोला जाता है। तो रेगुलेशन 17 जो कि बंगाल सती अधिनियम से विनियमन से संबंधित था, इसके माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो सती प्रथा को समाप्त किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब किया? 1829 में। ये तब क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल। और प्रयास किसने किया था सती प्रथा को समाप्त करने के लिए? तो सती प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय करवाने का जो श्रेय जाता है, तो राजा राम मोहन राय का जो प्रयास था उसको जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने अपने प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है वो सहमत कर लिया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फाइनली सती प्रथा को समाप्त कर दिया 1829 में। फिर है, बेंटिक ने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। ठग बहुत ज़्यादा उस समय भारत में जो है एक बुरी तरीके से मशहूर थे, और ठगी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए इन्होंने कैप्टन सिलीमन को बुलाया। तो कैप्टन सिलीमन अपना आर्मी लेकर गए, सेना लेकर गए, और इन्होंने ठगों को मार मार के भगा दिया, ख़त्म ही कर दिया एक हिसाब से। तो ठगी प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया था? बेंटिक ने। और ठगों का दमन किसने किया था? ठगों को ख़त्म किसने किया था? वो कैप्टन सिलीमन ने। ये आपको दोनों फर्क याद रखना है। फिर बात करते हैं मैकाले का स्मरण पत्र। मैकाले का माइन्यूट जिसको बोलते हैं, मैकालेस माइन्यूट, मैकाले का स्मरण पत्र 1835 में ये आया था। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को 1835 में ये पेश करता है। तो मैकाले का जो स्मरण पत्र है, इसके आधार पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है 1835 में, और भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया जाता है। तो भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर, लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर, मैकाले का जो स्मरण पत्र था उसके आधार पर, लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में लाया जाता है। मैकाले का स्मरण पत्र भी 1835 ही है। और इस प्रकार से भारत में जो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया जाता है। और इसमें भी क्या पढ़ाया जाएगा? पाश्चात्य विज्ञान, यानी जो वेस्टर्न साइंस है, यानी जो अंग्रेज अपनी शिक्षा ही पढ़ाएंगे, ताकि वो जान रहे हैं कि जो भी भारतीय हैं उनको हम इस तरीके से रखना है कि उसमें से कुछ लोग को हम बाबू बना दें, और बाबू बना बना के ये पाश्चात्य विज्ञान इतना पढ़ा दें कि ये अपने ही लोगों को भूल जाएं, अपने ही लोगों को भूल जाएं। जब हम आगे आपको हम कोट्स पढ़ाएंगे, स्टेटमेंट्स पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर अलग से एक लिस्ट इस प्रकार से देंगे जिसमें किसने क्या क्या महत्वपूर्ण बोला था उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं पहले विधि आयोग के बारे में। तो हमने डिटेल में चर्चा कर लिया है। 1834 में बना था, 33 के चार्टर एक्ट के माध्यम से लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। फिर बात करते हैं 1835-36 में भारत के दूसरे गवर्नर जनरल हुए थे लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ। हो सकता है आपको इनका नाम ना मालूम हो, लेकिन ये भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे। तो इतना तो आपको ध्यान रखना चाहिए। भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ। 1835 से 36 के बीच में भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इनको कहा जाता है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को जाना जाता है। भारत के ये दूसरे गवर्नर जनरल थे। अब हम आते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। 1848 से 56 तक 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके माध्यम से हमने देखा कि भारत पर शासन को केंद्रीयकरण किया जा रहा है। अब लॉर्ड डलहौजी आए हैं 1848 से 56 में। तो इनका दो काम है। पहला तो काम है कि ज़बरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है अब नई नई टेक्नोलॉजी लानी है भारत में, नए नए चीज़ों को बनाना है। तो जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी वो किसके समय में आएंगी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। दूसरा काम करना है कि जो भी भारतीय शासक हैं अब उनको खींच खाच के ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेना है। तो जितने भी भारतीय शासक हैं उनको अब जो है ब्रिटिश शासन में मिलाने की प्रक्रिया होगी। और किसके माध्यम से होगी? तो लॉर्ड डलहौजी लेकर आते हैं व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हड़प नीति भी कहा जाता है, यानी भारतीय शासकों का राज्य ही हड़प लेना। और हड़प नीति लागू करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया था व्यपगत के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने कि जिस भी राजा या रानी का खुद का बेटा नहीं होगा, अगर खुद का बेटा नहीं होगा तो दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी। दत्तक पुत्र का मतलब होता है कि कई बार राजा रानी को जब पुत्र नहीं होता था तो राजा या रानी एक पुत्र को गोद ले लेते थे अपनी ही फैमिली से, और उस पुत्र को चूंकि गोद लिया हुआ पुत्र रहता था, दत्तक पुत्र रहता था, तो उससे शासन करवाते थे, उसको राजा बना देते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या बोला? डलहौजी ने क्या बोला? दत्तक पुत्र नहीं स्वीकार होगा कंपनी को। जिसका भी दत्तक पुत्र बनेगा उसको हम मान्यता नहीं देंगे और उसको हम हड़प लेंगे। और इसी प्रकार से सतारा पहला भारतीय राज्य था 1848 में, जिसका विलय किया गया अंग्रेजी
साम्राज्य में। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश एम्पायर में सबसे पहले किसका मर्जर किया गया? सतारा 1848 में। फिर झांसी को 1853 में। अंगेन जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनके साथ में भी यही दिक्कत थी, उनके भी पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने दत्तक पुत्र तो लिया था, लेकिन उसको अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था। 53 में जो है झांसी का भी विलय कर दिया जाता है। और ये बहुत बड़ा कारण था कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़ी हुई थी और एक मिसाल कायम किया था, जिसके बारे में हम आपसे अगली क्लास में जब हम चर्चा करेंगे तब आपसे विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। नागपुर 1854। अवध आपको ध्यान रखना है, झांसी याद रखना है, अवध ही आपको ध्यान रहना चाहिए। कुशासन के आधार पर, यहाँ पर आधार क्या था? देखिए यहाँ पे फर्क क्या है। सतारा, झांसी, नागपुर को क्या बोला कि आपका बेटा सही नहीं है, आपका बेटा जो है आपका खुद का बेटा नहीं है, दत्तक पुत्र आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अवध में क्या बोला कि कुशासन है, आपका शासन प्रशासन ही एकदम बेकार है। वाकई में बात सही भी था। जो अवध के जो नवाब थे बहुत ही मतलब बदहाल स्थिति में थे, बहुत ही बेकार स्थिति में थे, तो कुशासन के आरोप पर व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत ही विलय कर दिया गया, लेकिन आधार यहाँ पर दूसरा है। आगे बढ़ते हैं। 1853 में कलकत्ता से आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई। हमने आपसे क्या बात किया था? जितना भी नया टेक्नोलॉजी आएगा वो किसके समय में आएगा? लॉर्ड डलहौजी। रट लीजिए, जितना भी नया टेक्नोलॉजी आएगा भारत में, जितना भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर अब बनेगा भारत में, वो किसके काल में बनेगा? लॉर्ड डलहौजी के काल में। 1853 में कलकत्ता से आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन चली। फिर है प्रथम रेलवे लाइन, पहली यात्री ट्रेन 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 को चलती है। फिर देखिए, यानी कि टेक्नोलॉजी का बात है, इतनी रेलवे लाइन पहली बार भारत में लाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जा रहा है, किसके समय में लाया जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। लंबाई इसकी आपको याद रखना है, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। आप नॉर्मली पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कई बार बीपीएससी ऐसे भी चौंका देता है। तो लंबाई आपको ध्यान रखना है। प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर। 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच में ये चली थी। आगे बढ़ते हैं। डलहौजी को इसीलिए भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। जब आप भारत में पहली रेलवे लाइन चलवा देंगे, पहला रेलवे चला देंगे, तो आपको भारतीय रेलवे का जनक कहा जाना स्वाभाविक है। आगे बढ़ते हैं। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया था, पोस्ट ऑफिस एक्ट। अब आप लोग सोचिए, कंपनी को, अगर कंपनी पूरे भारत पर शासन कर रही है, कंपनी पूरे भारत पर शासन कर रही है, अगर कंपनी को जो है मान लीजिए कि बंगाल है, बंगाल से मद्रास में कोई चीज़ भेजना है, कोई पत्र वगैरह भेजना है, वो कैसे पहुंचेगा? एक तो टेलीग्राफ के माध्यम से, जो टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी टेलीग्राफ के माध्यम से, लेकिन टेलीग्राफ से बहुत दूर तक तो नहीं भेजा जा सकता है, बहुत दूर तक नहीं भेजा जा सकता। तो एक तो टेलीग्राफ हो गया सूचना देने के लिए, दूसरा रेलवे हो गया, तीसरा हो गया डाकघर अधिनियम पारित किया गया, ताकि सरकारी रूप से पत्र वगैरह का जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आदान प्रदान कर सके। तो डाकघर अधिनियम भी किसके समय में? 1854 में लॉर्ड डलहौजी। नई टेक्नोलॉजी है, ये भी इन्हीं के समय में। एक और महत्वपूर्ण घटना जो हम आगे पढ़ेंगे, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो कि बहुत ही फेमस है, हर बार आपसे टीआरई में सवाल पूछा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय, जब भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, तब संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। सिंपल में आपसे सवाल पूछ लेगा कि संथाल विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको लॉर्ड कैनिंग के साथ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 1854 का वुड डिस्पैच। 1854 का जो वुड डिस्पैच था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 का वुड डिस्पैच भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डलहौजी के कार्यकाल में ये आया था। क्यों मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्योंकि पहली बार भारतीयों के लिए शिक्षा की ढंग की बात जो की गई थी वो इसी में की गई थी। भारतीयों के लिए शिक्षा की जो बात की गई थी वो इसी डिस्पैच में की गई थी, इसीलिए वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये आया था। फिर बात करते हैं, आज हम आखिरी टॉपिक हमारा लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग की बात कर लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग का भी कार्यकाल, जैसे हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल दो प्रकार से देखा, वैसे ही लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल हम दो प्रकार से देखेंगे। एक देखेंगे 1856 से 58 के बीच में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में। फिर 1858 से 62 में हम देखेंगे इनको भारत के पहले वायसराय के रूप में। दो प्रकार से हम लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल देखेंगे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था किसके समय में हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में घटित हुआ था। फिर हम बात कर लेते हैं, जब ये घटित हुआ, अब जो ब्रिटेन की सरकार है, ब्रिटेन की
जो क्राउन है, ब्रिटेन की जो महारानी है, उनके अंतर्गत शासन लाने के लिए 1 नवंबर 1858 को, याद रखिएगा डेट, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। आप याद करेंगे किन महारानी का, तो याद करने का तरीका है 1857 की क्रांति में जो विक्ट्री मिली थी, 1857 की क्रांति में जो विक्ट्री मिली थी, जीत मिली थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करके विक्ट्री से विक्टोरिया, विक्ट्री से विक्टोरिया, तो विक्ट्री से विक्टोरिया यानी महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था। तो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था कि अब से जो भारत का शासन है वो महारानी विक्टोरिया के अधीन जाता है, कंपनी शासन अब समाप्त होता है और महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है उसके माध्यम से ये सभी को जानकारी दी गई। इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, यानी आज का प्रयागराज। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है, इलाहाबाद आपको ध्यान रखना है, महारानी विक्टोरिया। आप सिंपली पूछ सकता है 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया लंबे समय तक रहेंगी ये, जब तक इनका देहांत नहीं हो जाएगा तब तक ये रहेंगी। ठीक है, आगे भी हम इनके बारे में चर्चा करेंगे जब भारत की इनको सम्राज्ञी घोषित किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी TRE 3 में कंफ्यूज हो गए थे, अपना प्रश्न का बलिदान भी की और नौकरी का भी, नौकरी भी हाथ से गई, 1-2 नंबर से बाहर हो गए। ध्यान रखिए 1858 के बाद में वायसराय के पर्याय के रूप में गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी 1858 से पहले गवर्नर जनरल बोला जाता था, 1858 के बाद वायसराय बोला जा रहा है। लेकिन आगे चलकर वायसराय के रूप में अगर कोई वायसराय है तो उसको हम गवर्नर जनरल भी कहेंगे। इतिहास में कहा जाता है, जैसे लॉर्ड इरविन को ही बोल दिया गया था TRE 3 में। लॉर्ड इरविन कौन गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल। तो आपको ये नहीं सोचना है कि वायसराय यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल और वायसराय को आप एक ही मानेंगे आगे चलकर, लेकिन अलग कब कर दिया गया, तो भारत में जो गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट चला है वो 1833 से लेकर, आधिकारिक रूप से हम बोल रहे हैं 1833 से लेकर 58 तक, और फिर 1858 से लेकर 47 तक जो चला है ये वायसराय का चला है। अब वायसराय का मतलब क्या होता है, तो वायसराय का मतलब से आप समझ जाएंगे ये नाम क्यों रखा गया है। वायसराय का मतलब होता है रॉयल रिप्रेजेंटेटिव। वायसराय का मतलब क्या होता है, रॉयल रिप्रेजेंटेटिव। रॉयल रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, राजकीय प्रतिनिधि, यानी राजा के प्रतिनिधि, ऑफिशियल एक हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव। तो राजकीय प्रतिनिधि भारत में कौन है, भारत में सबसे बड़ा प्रतिनिधि जो है वो राजा का कौन है या रानी का कौन है, तो वो है वायसराय। तो इसलिए वायसराय बोला जाएगा अब। लेकिन आगे चलकर हम ये चीज़ देखेंगे कि आगे चलकर आप सभी को ध्यान रखना है कि जो नाम है वायसराय को गवर्नर जनरल भी बोल दिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। 1858 के बाद दोनों को एक ही मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल देखते हैं, आज की क्लास समाप्त करते हैं। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में घटित हुआ था, पहला पॉइंट। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया। तीसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, यानी जो विधवा भारत में हुआ करती थी उनका शादी जो है वो समाज में उनका शादी नहीं होने दिया जाता था। जैसे सती प्रथा का था, सती का जो कॉन्सेप्ट था, वैसे ही विधवा के कारण महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास किया। तो याद रखिएगा किस भारतीय समाज सुधारक ने प्रयास किया विधवा पुनर्विवाह के लिए, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और लॉर्ड कैनिंग ने कानून पारित किया। तो लॉर्ड कैनिंग ने कानून पारित किया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का। सती को समाप्त करने का कानून जो है लाए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी देते हुए विधवा पुनर्विवाह को लागू कौन कराया, लॉर्ड कैनिंग ने 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें बहुत बड़ा रोल था। फिर बात करते हैं 1854 के वुड डिस्पैच की। तो हमने वुड डिस्पैच देखा था किसके समय में आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में जब वुड डिस्पैच आया, हमने आपको बात किया था कि टेक्नोलॉजी का सारा काम उन्हीं के, शिक्षा से भी रिलेटेड भी उनका काम उन्हीं के समय में। तो 1854 का जो वुड डिस्पैच था इसने सिफारिश दिया। सिफारिश क्या दिया कि लंदन की तर्ज पे, जो लंदन विश्वविद्यालय है, इंग्लैंड में जो लंदन विश्वविद्यालय है उसकी तर्ज पर भारत में कुछ विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। तो वुड डिस्पैच की सिफारिशों पर 1857 में, कब, 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगेन याद करने का आसान सा तरीका, याद कीजिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से जो है अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, तो आप कहेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी का मुख्यालय क्या है, कलकत्ता। फिर बात करेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास, चेन्नई।
फिर बात करेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे। तो याद करने का तरीका आसान है, जो 3 प्रेसिडेंसी हैं उसी के मुख्यालय के नाम पर या उन्हीं के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो कहाँ कहाँ स्थापित किए गए अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही याद हो गया। कलकत्ता यानी कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए लॉर्ड कैनिंग के समय में। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय 24 जनवरी 1857, आपको वर्ष याद रखना है, डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में बनता है। इसके प्रथम स्नातक आपसे पूछ लिया गया था, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय, टीआरई में सवाल पूछा गया था, प्रथम स्नातक कौन थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के? तो 1858 में, याद रखिएगा ये पुरुष थे, महिला आगे चलकर होती हैं। तो प्रथम स्नातक में बात करें तो 1858 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और जोद्दूनाथ बोस 2 लोग थे जो पास आउट हुए थे। जाहिर सी बात है कि अगर कोई डिग्री है तो ऐसा तो नहीं कि केवल एक व्यक्ति ही पास कर सकता है, एक से अधिक लोग भी पास कर सकते हैं। तो 1857 में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय बनता है, और जब कलकत्ता विश्वविद्यालय बनता है तो उसमें एडमिशन लेते हैं और सफल भी होते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जोद्दूनाथ बोस, और ये ग्रेजुएट की डिग्री अपनी पूरी करते हैं। तो 1858 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और जोद्दूनाथ बोस जो है ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले ग्रेजुएट थे, पहले स्नातक थे। ये आपको याद हो गया होगा। याद करने का और भी आसान तरीका है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है भारत के इतिहास में जब आप देखेंगे तो इन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा है। इसके अलावा इन्होंने एक जो है पुस्तक लिखी है बहुत, जो कि फेमस है, आनंद मठ पुस्तक, जो कि 1882 में छपी थी इनकी, जो कि टीआरई में सवाल पूछा गया था, पीआरटी में, तो इस वजह से फेमस है। तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो इतने पढ़े लिखे थे कि इन्होंने आनंद मठ नाम की किताब छाप दी, किताब लिखी, वंदे मातरम जैसा गीत, इतना ज़बरदस्त गीत दिया, और इतना ज़बरदस्त गीत संस्कृत में देने वाला और कौन हो सकता है? वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो याद करने का तरीका है, प्रथम ग्रेजुएट 2 लोग हैं, इनके साथ में जोद्दूनाथ बोस भी हैं। ऐसे ही कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। याद करने का आसान सा तरीका है, कादम्बनी गांगुली, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कादम्बनी गांगुली के बारे में। तो 1882 याद रखिएगा, 1858 में जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और जोद्दूनाथ बोस पास हुए थे। प्रथम महिला स्नातक 1882 में कादम्बनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु 2 लोग पास हुई थी। तो कादम्बनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। जनरली आपसे कादम्बनी गांगुली पूछता है, लेकिन चूंकि एक से अधिक विकल्प वाला है तो ये डी जो ऑप्शन है ये आपको प्रताड़ित ना करे, इस वजह से हमने दोनों चीज़ें बता दी हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित भी किया था, ये आपने पढ़ा होगा। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि 1890 में कांग्रेस को संबोधित कौन कर सकता है? प्रथम महिला स्नातक, और वो कौन है? कादम्बनी गांगुली। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अब हम जो है 1858 के अधिनियम को देख लेते हैं। एक्ट ऑफ 1858 ये किसके समय में आया था? तो एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसे भारत के सुशासन के लिए अधिनियम बोला जाता है, ये लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। और लॉर्ड कैनिंग इसी अधिनियम के माध्यम से 1858 के अधिनियम के माध्यम से भारत के प्रथम वायसराय बने थे। लॉर्ड कैनिंग के काल में यूरोपीय सैनिकों ने भारत में तथाकथित श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटनी किया था। ये आपका बीपीएससी एएसओ में सवाल पूछा गया था 2025 में, और वहाँ पर विकल्प में ये ऑप्शन दिया ही नहीं था, लॉर्ड कैनिंग दिया ही नहीं था, सबने गलत कर दिया। वो प्रश्न सबने गलत कर दिया, वो हम आगे भी चर्चा करेंगे जब आपसे इल्बर्ट बिल, जो लॉर्ड रिपन है, रिपन के समय में इल्बर्ट बिल का कंट्रोवर्सी आया था, वो जब हम चर्चा करेंगे तब हम उसको समझा देंगे। अभी आप ध्यान रखिए, लॉर्ड कैनिंग के काल में जो यूरोपीय सैनिक थे, यानी जो अंग्रेजी सैनिक थे, यूरोपीय सैनिक थे, भारत में इन्होंने विद्रोह कर दिया था। क्योंकि एक हिसाब से गोरे लोगों ने विद्रोह किया था, तो इसलिए इसको व्हाइट म्यूटनी या श्वेत विद्रोह कहा जाता है। कब हुआ था? 1859 में। आपको मालूम है लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका बीपीएससी एएसओ में पूछा गया है। अगला है, आखिरी पॉइंट है आज की क्लास का। 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। अगेन याद करने का तरीका क्या है? 3 प्रांत हैं, 3 प्रेसिडेंसी हैं, तीनों प्रेसिडेंसी के हेडक्वार्टर में, यानी कि कलकत्ता राजधानी में, कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1862 में। किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज के क्लास से आप हमारे क्वालिटी कंटेंट को समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे। आपको कोई भी दूसरी किताब नहीं पढ़नी है,
कोई आपको सोर्स नहीं फॉलो करना है, सब कुछ जो हम नोट्स के माध्यम से आपको देंगे। और आप खुद भी देख रहे हैं कि हमने खुद से मेहनत करते हुए, अभी तक हमने कोई जो पहले नोट्स बनाए थे वो अलग हैं, ये नोट्स बहुत अलग हैं, आप देख रहे होंगे। और इन नोट्स के माध्यम से हम आपको पूरी के तरीके से जो परीक्षा दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और आपको यही नोट्स एग्जाम के लिए अंततः फॉलो करना है। महज 30 पेज में, आप सोचिए हैंड रिटन नोट्स हैं ये, लगभग 30 पेज हैं और 29-30 पेज हैं, वो भी हैंड रिटन है। अगर इसको हम प्रिंट कराते तो ये महज 5 से 6 पेज में आ जाता। तो कहने का मतलब है कि 30 पेज में आपको हैंड रिटन नोट्स में हमने दे दिया है। और 1773 से लेकर 1733 से लेकर एक प्रकार से 1858 तक का जो भारत का इतिहास है वो हमने कवर कर लिया। इतना कम समय में आप इतने रिलेवेंट फैक्ट के साथ में आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता। और चूंकि हमें अलग अलग परीक्षाओं का अनुभव है, सिविल सर्विसेज से लेकर बीपीएससी से लेकर टीआरई की सभी परीक्षाओं का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। 2 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते टीआरई के लिए, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए। इसलिए जितना प्रयास हम आपके लिए कर सकते हैं उतना कोई कर ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी है, क्योंकि हम खुद से सारा कंटेंट बनाते हैं। आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। और इसके बाद आप लोग का जो क्लास होगा पॉलिटी का, अब हम पॉलिटी का क्लास प्रिपेयर करने जा रहे हैं इस क्लास के होने के बाद। और अगर पॉलिटी का क्लास आज प्रिपेयर हो जाता तो आज रात में हम आपको दे देंगे। और साथ में जितने भी अभ्यर्थी हमारे रोशन बैच के हैं, आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर रहिए। टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट मिल जाएगा कम से कम कि आज ये क्लास होगी, ठीक है। और आज आपका कोशिश करेंगे कि पॉलिटी का जो डेमो है वो आपको हम दे सकें। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।